नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मैंने पिछले सेशन में बात किया था प्रारंभिक भारत के इतिहास के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में और 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोगों को इनका प्रश्न का उत्तर आता हो तो आपको इनका उत्तर देने के लिए मिलते हैं 3 सेकंड का वक्त। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका पहला प्रश्न है कि खुद को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? वेरी गुड। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान जो था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली का सुल्तान था और बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना की थी तथा विश्व विजेता बनने की योजना बनाई और सिकंदर द्वितीय की उपाधि उसने धारण की थी। अब बात आई है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए, जिसके बारे में बात आती है उनसे जुड़ी जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उसे एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जैसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का काल कब का था, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का था। क्लियर है। और टोटल 5 शासक हुए हैं खिलजी वंश में, जिसमें से दूसरा जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और दूसरा जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। तीसरा शहाबुद्दीन उमर, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और लास्ट जो था वो नसरुद्दीन खुसरो खां था। ठीक है, तो दूसरा शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब इसका शासनकाल कब से कब तक था? वेरी गुड। इसका शासनकाल 1296 ईस्वी मतलब 1296 ईस्वी से लेके कब से कब तक था? 1316 तक इसका शासनकाल था अलाउद्दीन खिलजी का। इसके अलावा इसके बारे में और क्या पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम अली था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। इसके अलावा घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मूल्य नियंत्रण की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। इसके अलावा अमीर खुसरो जो है किसके काल में थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी थे। और किस लिए हम लोग जानते हैं अमीर खुसरो को? तो अमीर खुसरो ने सितार तथा तबले का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न में पूछा जाता है कि सितार तथा तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। क्लियर है। इसके अलावा जजिया कर लागू किसने किया था? तो जजिया कर लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जजिया कर कौन सा कर है? गैर मुसलमानों में लागू किए जाने वाला कर था जजिया कर। उस वक्त 2 तरह के कर लगाए जाते थे, एक तो था जजिया कर, दूसरा जकात कर। जजिया कर गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, जबकि जकात कर जो है वो मुसलमानों में लगाया जाता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है मतलब मृत्यु कब हुई? 1316 में उनकी मृत्यु होगी, यानी 1296 से 1316 तक काल रहा अलाउद्दीन खिलजी का। तो इस तरह से पूरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश या लोदी वंश? वेरी गुड। सबसे इनमें से सबसे ज्यादा समय तक शासन करने का जो है श्रेय जाता है वो तुगलक वंश को जाता है। तो डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर तुगलक वंश का शासन कब से कब तक था? तो 1320 से लेके 1414 तक था तुगलक वंश का शासन। तुगलक वंश में मुख्य रूप से 9 शासक रहे हैं और तुगलक वंश को ही सबसे लंबे समय तक शासन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश का शासन काल रहा कब से कब तक? 1290 से लेके 1320 तक रहा खिलजी वंश का शासन काल, यानी कि 30 साल शासन किया है खिलजी वंश ने। इन 94 ईयर्स शासन किया है तुगलक वंश ने। दास वंश की बात करते हैं और लोदी वंश की बात करते हैं। दास वंश का शासनकाल 1206 से लेके 1290 तक था। कब से कब तक? 1206 से लेके 1290 तक था, यानी कि 84 साल शासनकाल था दास वंश का। इसके अलावा लोदी वंश की बात करते हैं तो लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1450 से 1526 तक। 1450 से लेके 1526 तक शासनकाल था लोदी वंश का, यानी 76 साल शासन किया था। तो इसके अनुसार से सबसे ज्यादा समय तक शासन किया किसने? तुगलक वंश ने। और अगर प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है सबसे कम समय तक शासन किसने किया, तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, लेकिन 30 साल तक शासन किया। तो क्लियर हो गया।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, पूछा जा रहा है। शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर। वेरी गुड। कृष्णदेव राय को बाबर के समकालीन माना जाता है। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर का संगठित और शक्तिशाली राज्य था। तो इस अनुसार से कृष्णदेव राय का किससे समकालीन हो गए, बाबर के समकालीन। अब बात आई है बाबर की। तो देखिए बाबर के बारे में 2-3 प्रश्न जो है वो नॉर्मली बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो कार्यकाल जो है वो बहुत ही कॉमन है, 1526 से लेके 1530 तक कार्यकाल रहा किसका, बाबर का। क्लियर है। इसके अलावा बाबर जो है कितनी बार उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पे। इसके अलावा कौन कौन से मुख्य युद्ध लड़े हैं बाबर ने, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इन चारों युद्ध के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है पानीपत के युद्ध के बारे में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है वो राणा सांगा एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। इसके अलावा पूछा जाता है कि प्रथम बार भारत में तोप का उपयोग किसने किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकनामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। क्लियर है। इसके अलावा बाबर के बारे में एक और बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वो है बाबर की आत्मकथा के बारे में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था, बाबरनामा था। ठीक है। बाद में जिसका अनुवाद जो है फारसी भाषा में किया गया, किसने अनुवाद किया, अब्दुल रहीम खानम खान ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। तराइन का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध जो होता 1911, 1952, 92, चंदावर का युद्ध में या रणथंभौर के युद्ध में, किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। ठीक है। तो बता दो कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था दोस्तों, वेरी गुड, तराइन के युद्ध में हराया था जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए बात आई है तराइन के युद्ध की। तो पृथ्वीराज चौहान ने और मोहम्मद गौरी के बारे में बात करते हैं। पहले मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी क्लियर करते हैं। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो गौर का शासक बना था। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में याद रखिए पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1 साल बाद यानी 1192 में 1192 को हुआ था। ये भी हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पर इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो दोनों में याद रखिए, फर्स्ट में जो है वो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, सेकेंड में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तीसरे युद्ध की बात करते हैं, वो है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, 1194 में हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी गौरी की जीत हुई थी। तो इन 2-3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी 15 मार्च 1206 को। अगला जो प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक या बलबन। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो पहला दिल्ली सुल्तान था वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो 1351 ईस्वी से लेके 1388 ईस्वी तक। ठीक है, 88 ईस्वी तक था। इसके अलावा बात करते हैं, वो मुस्लिम वर्ग में सबसे दयालु सुल्तान माना जाता था। वह एक कट्टरवादी मुस्लिम था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर अलग से लागू किया गया था ब्राह्मणों पर। जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर या तो हिंदुओं पर किस आधार पर लगाया जाता था, इसका वर्णन कहीं पे नहीं मिला है। अब बात करते हैं फिरोज तुगलक के बारे में। फिरोज तुगलक का कार्यकाल तो आपने जान लिया, 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा है। इसके अलावा बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो राजस्व व्यवस्था में भी फिरोज शाह तुगलक ने कई कार्य किए, जिसमें से 24 कष्टदायक करों को उन्होंने समाप्त किया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज शाह तुगलक जो है इसके अलावा एक और चीज के लिए जाना जाता था, बहुत बार पूछा भी जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में यानी शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी। करीब जो है 1,80,000 दासों की संख्या थी फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा उसकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो फतवाए फिरोज शाही उनकी आत्मकथा का नाम है। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने चांदी तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जो है उनको जारी करवाया था।
उसको कहा कि किस नाम से जाना जाता था, अर्धा एवं विख के नाम से, विख याद रखिए, अर्धा एवं विख के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा 1388 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अगला जो प्रश्न है कि अजमेर में 2.5 दिनों का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो अजमेर में है ये 2.5 दिनों का झोपड़ा और उसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण कब करवाया गया था, 1153 में ईस्वी में किया गया था और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1193 में इसे एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। नाम है इसका 2.5 दिनों का झोपड़ा। इसके अलावा तारागढ़ पहाड़ी के ढालों पर यह स्थित है जो कि है राजस्थान में। अगला जो प्रश्न है कि कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, तकोलम युद्ध, तालीकोट युद्ध, खानवा युद्ध या पानीपत युद्ध। तो तालीकोट के युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है वो पतन माना जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बेरार और बीदर के दक्कन सुल्तानों के मध्य लड़ा गया तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था, 26 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और इसके बाद ही विजयनगर साम्राज्य का लगभग अंत माना जाता है क्योंकि उसके बाद ये कमजोर पड़ गया। तो यहाँ एक विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। अगला जो प्रश्न है कि गोल गुंबद क्या है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा गोल गुंबद के बारे में, पर आखिर में ये है क्या। हैदर अली का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा, चांद बीबी का मकबरा या मोहम्मद अली शाह का मकबरा। तो एक्चुअल में ये मोहम्मद अली शाह का मकबरा है। गोल गुंबद कहाँ पे है, बीजापुर। ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसके अलावा बता दूं इसके बारे में, यह मकबरा बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण दाबुल के वास्तुकार याकूत द्वारा 1656 यानी 1656 में किया गया था। इसका निर्माण दक्कन वास्तुकला के अनुसार किया गया और इसके किसने बनाया था, सुल्तान जो थे आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जिसे हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं, आज जो जीटी रोड है वो किसने बनवाया था, अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त। वेरी गुड। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह ने अपने साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए तथा संचार व्यवस्था को बढ़ावा यानी कि और सुधारने के लिए इसे बनाया था। सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोनार गांव जाने वाले उस पुराने शाही सड़क का मरम्मत करवाया जिसका निर्माण मौर्य युग में हुआ था जो कि मगध के पेशावर तक जाती थी। इसे काफी समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता रहा जिसकी कुल लंबाई भी बहुत बार पूछी जाती है। तो 2500 किलोमीटर उसकी लंबाई थी और शेरशाह ने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़गढ़ तक में एक सड़क बनवाया था जो आगे बढ़ के गुजरात के बंदरगाह तक जाने वाली सड़क से जुड़ जाती थी। तो इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इसे बनवाया था शेरशाह सूरी ने। इसके अलावा शेरशाह के बारे में 2-3 चीजें बहुत बार पूछी जाती है, जैसे शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बाद में उन्होंने शेर को मार दिया था, इसी कारण से उनका नाम परिवर्तित करके शेरशाह कर दिया गया। इसके अलावा शेरशाह ने कई और कार्य किए थे, जैसे 1541 में पाटलिपुत्र को पटना का नाम से उन्होंने स्थापित किया था। इसके अलावा डाक प्रथा का प्रचलन की शुरुआत भी शेरशाह ने की थी। तो इन कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित है, यानी किसके शासन काल में रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, नवाब वजीर शाह, हर्ष या अकबर। तो एक्चुअली में अकबर के शासनकाल में माना जाता है कि रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो तुलसीदास इसके समकालीन थे। राम भक्तों के लिए सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है रामचरितमानस, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास, जो बनारस में रहते थे और अकबर के समकालीन थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से रामचरितमानस है जो कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। अगला जो प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल, अलबरूनी, फरिश्ता या अमीर खुसरो। तो अकबर के काल में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ थे ये अकबरनामा और इसके जो लेखक है वो है अबुल फजल,
जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। और अकबरनामा का तीसरा भाग जो है वो है आईने अकबरी। ध्यान रखिए, आईने अकबरी अकबरनामा का एक पार्ट है, उसका तीसरा पार्ट को कहा जाता है आईने अकबरी, अकबरनामा का। इसके अलावा आईने अकबरी के प्रथम भाग में बादशाह की दिनचर्या, दरबार का शिष्टाचार, दिन्ने इलाही के नियमों का उल्लेख है। और पांचवें भाग में अकबर की कहावतें एवं अबुल फजल की आत्मकथा है। अगला जो प्रश्न है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या मार्कंडे पांडे? तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, आपको पता ही होगा, और उनका नाम था रामतनु पांडे। तानसेन अकबर के काल के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे और उनका प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। वो ध्रुपद गायक शैली के महान संगीतकार थे और वो बृहद्वान महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन ने मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग एवं दरबारी कान्हरा आदि रागों को सृजन किया था और अकबर ने कंठ भर स्वामी बिलास की उपाधि उन्हें प्रदान की थी। इसके अलावा जब बात आई है अकबर की, अकबर के शासनकाल कब से कब तक था? 1542 से लेके 1605 तक माना जाता है अकबर का शासनकाल। इसके अलावा दिन्ने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, ये पूछा जाता है, तो वो था अकबर। अकबर के सेनापति का नाम क्या था? तो मानसिंह था अकबर के सेनापति का नाम। अकबर द्वारा लड़ी गई युद्धों के बारे में बात करते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध सबसे फेमस है, अकबर द्वारा लड़ा गया, जो कि 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। अकबर के दरबार में नवरत्न थे और उन नवरत्नों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। कौन कौन से नवरत्न थे? अबुल फजल, टोडरमल, भगवंत दास, तानसेन, बिरबल, मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहमान खानम खा और हकीम हुकाम। ये 9 जो है नवरत्न थे अकबर के दरबार में, तो इनको आप लोग जान लीजिए। अबुल फजल ने अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी और बिरबल के बचपन का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो बिरबल के बचपन का नाम महिष दास था। अगला जो प्रश्न है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अबुल लतीफ या अमीर खुसरो ने? तो बदायूनी को माना जाता है कि उन्होंने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। ठीक है, रामायण को फारसी में ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा अकबर के समय में फारसी गद्य और कविता का चरमोत्कर्ष था, यानी उस पर बहुत ज्यादा बोलबाला था और अबुल फजल भी अकबर के दरबार का एक महान विद्वान था। अपने समय का अग्रणी इतिहासकार था और उसने गद्य लेखन की ऐसे शैली का आरंभ किया जिसका अनुकरण अनेक पीढ़ी तक किया जाता रहेगा और उन्हीं के द्वारा रामायण का अनुवाद फारसी में किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगल चित्रकला जो थी वो शिखर पर पहुंच चुकी थी, यानी सबसे ज्यादा जो है डेवलप हुई थी मुगल चित्रकला किसके शासन काल में? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो माना जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था, में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। इन्होंने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर चित्रकला का एक अनोखा जो है पारखी भी था, उनको भी बहुत नॉलेज थी इस चित्रकला के संगम में। एक ही चित्र के विभिन्न कलाकारों को काम को वह स्पष्ट रूप से दर्शा सकते थे। जहांगीर के समय का सबसे विख्यात जो चित्रकार थे उनका नाम मंसूर था। जहांगीर के समय में शिकार, युद्ध, राजदरबार के दृश्यों के अतिरिक्त पशुओं के चित्र भी बहुत ज्यादा मिलते हैं हमें प्रमाण के रूप में। इसके अलावा बात करते हैं जब जहांगीर की, तो अकबर के बाद जहांगीर शासन में आया था, आपको पता है, और उसका बचपन का नाम पूछा जाता है। अकबर का उत्तराधिकारी था सलीम। सलीम को ही बाद में जाके जहांगीर का नाम पड़ा था उसका। जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी, जो उनका आत्मकथा के बारे में पूछा जाता है, क्या नाम था जहांगीर के आत्मकथा का? तो तू कही जहांगीर ही उसके आत्मकथा का नाम था। इसके अलावा उसके बड़े पुत्र जिसका नाम था खुसरो के सहायता देने के कारण जो है उन्होंने जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको फांसी दिलवा दिया था। इसके अलावा जो प्रेम प्रसंग है जहांगीर और मेरुनिशा की, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और मेरुनिशा जो थी नूरजहां जिसे नाम से जाना जाता है, नूरजहां की माँ का द्वारा ही जो है गुलाब का इत्र की विधि जो है वो खोजी गई थी। इसके अलावा जहांगीर के दरबार में जो है प्रमुख चित्रकार थे आगा खां, अबुल हसन,
मोहम्मद नशीर जैसे चित्रकार थे। इसके अलावा जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक विशाल जो है वो चित्रशाला की स्थापना की थी। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस प्रश्न के माध्यम से। अगला जो प्रश्न है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया नूरजहां के बारे में, क्या नाम था उनका, मूल नाम क्या था, जामुनिशा, फतेमा बेगम, मेहरुनिशा या जहानारा। तो एक्चुअली में नूरजहां का मूल नाम जो था वो मेहरुनिशा था। ईरान निवासी थी नूरजहां, उनका पहले नाम था मेहरुनिशा। 1554 में नूरजहां का विवाह अलाकुली बेगम खां के साथ हुआ था। जहांगीर ने एक शेर के मारने के कारण अलाकुली बेग की उपाधि दी थी उन्हें। बाद में 1607 में उनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान। और 1611 में जो है जहांगीर ने विवाह कर लिया नूरजहां से। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरजहां एवं नूर महल की उपाधि प्रदान की थी। अगला जो प्रश्न है कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का नाम क्या था। मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईशा, शाह अब्बास या इस्माइल। तो ताजमहल जो है जो 7 आश्चर्यों में से एक है, वो उसका डिजाइन तैयार करने का श्रेय जाता है उस्ताद ईसा को। ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद ईशा और मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत होने की मुगल वास्तुकला का अपने चरम उत्कर्ष पे था उस वक्त, और जहांगीर के शासन के अंतिम दिनों में विकसित किया गया था इसे, और उसका जो मेन डिजाइनर था उसका नाम था उस्ताद ईशा। तो जब डिजाइनर की बात आई है तो देखिए दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कि अभी जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी है पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, उसका डिजाइनर का नाम क्या है। क्योंकि जिस तरह से ताजमहल का डिजाइनर का नाम इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बनी है, विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उसके डिजाइनर का नाम क्या है। मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। अगला जो प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को वध कर दिया गया था। गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु तेग बहादुर को हत्या कर दी गई थी सिख गुरु किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। देखिए दोस्तों, गुरु तेग बहादुर और थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया जिसे कि जहांगीर के द्वारा जिसकी हत्या की गई थी। सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी जहांगीर ने, जबकि गुरु तेग बहादुर को जो है वो फांसी दी थी किसने, हत्या की थी औरंगजेब ने। अब उसने क्यों हत्या की थी, कारण ये था उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है शिवाजी महाराज जी के बारे में कि शिवाजी के गुरु कौन थे। नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम। तो शिवाजी के गुरु जो है वो माना जाता है किसे, रामदास को माना जाता है शिवाजी के गुरु। शिवाजी का जन्म जो है कब हुआ था, 1627 ईस्वी में हुआ था। पुणे के निकट जो है शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी माता जीजाबाई का पड़ा है तथा संरक्षण एवं शिक्षा जो है दादा कोन देव पे पड़ा है, और उनके गुरु जो है वो रामदास को माना जाता है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल यानी मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है, तो उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शिवाजी की राज्याभिषेक के बारे में बात करते हैं। 1674 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पे हुआ था, शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला जो प्रश्न है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। सिख धर्म में खालसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या अर्जुन देव, किसने इसकी स्थापना की थी। तो खालसा की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु गोविंद सिंह को। 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध या विशेष। उन्होंने वैसाखी के अवसर पर अपने सभी अनुयायियों को केशवगढ़ बुलाया। यहाँ पे अपने अनुयायियों की परीक्षा ली, जिसमें जीवन बलिदान करने के लिए 5 लोग आए। इनमें से पंच प्यारे कहा जाता है जिसे। यहीं से सिख गुरु अनुयायी अपने नाम के आगे जो है सिंह तथा महिलाएं अपने नाम के आगे खौर लगाना शुरू की। सिख अनुयायियों के 5 वस्तु धारण करने का कहा गया, जिसमें से केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान जो है वो उनकी 5 चीजें हैं। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी 1699 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके साथ आज का आपका क्विज का प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव।
आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। इसके अलावा जो भी उत्तर होगा आपका, आपको उसके साथ ये बताना है कि वो सिख के कितने नंबर के गुरु थे। क्लियर है? तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही से अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुंच पाए। इसके अलावा मेरे प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप चाहे तो मेरे साथ मेरे फेसबुक और मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।